नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस योजना के तहत किसानों को पिछले 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लगभग 48,000 करोड़ रुपए के 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.51% हुई और फसल की कटाई के पर्व देश भर में हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के 5 साल पूरा होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक की प्रीमियम लागत केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से पहले प्रति हेक्टेयर बीमा की औसत राशि 15,100 रुपये थी, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बढ़ाकर 40,700 रुपये कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। पिछले वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और सुधार किया गया और इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया। राज्यों के लिए बीमा राशि को तर्क संगत बनाने के लिए इस योजना को और सरल बनाया गया, ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ उठाया जा सके। अब तक 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आधार सीडिंग ने भी किसानों के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। वहीं कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इस योजना से 70 लाख किसानों को लाभ हुआ और 8,741 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि अधिकांश किसान योजना का लाभ उठा सकें। श्री तोमर ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में 90,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे जा चुके हैं। श्री तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरा होने के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। राज्यों को ये चाहिए कि जो कंपनियां टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके साथ बैठकर हर किसान बीमा योजना के संपर्क में आवे, उसकी तरफ आकर्षित होवे। इस दृष्टि से एक निश्चित रोड मैप हमको कंपनियों के साथ मिलकर बनाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि फसल बीमा योजना के प्रति हर व्यक्ति जागरूक रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि ये योजना प्राकृतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ पूर्ण फसल चक्र को कवर करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सके, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी ये योजना पूरी तरह से लागू थी। इस दौरान देश भर में लगभग 70 लाख किसानों के 8,741 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 29 करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष लगभग 5.5 करोड़ नए किसान फसल बीमा के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं।
कृषि मंत्री ने देश भर में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, बैंकों और बीमा कंपनियों को भी बधाई दी। उन्होंने कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों का हवाला दिया जहां ये योजना किसानों के हितों की रक्षा करने में सक्षम रही। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सूखे के दौरान दावों का निपटारा किया गया और हरियाणा में ओलावृष्टि तथा 2019 में राजस्थान में टिड्डी हमले के दौरान भी किसानों के हितों का संरक्षण किया गया। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लगभग 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट में कहा कि इस सौदे से भारतीय रक्षा साजोसामान विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस में इस्तेमाल किए गए साजोसामान अत्याधुनिक हैं, जो इससे पहले भारत में इस्तेमाल नहीं किए गए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक और बेंगलुरु में लड़ाकू विमान निर्माण की नई सुविधाएं दी हैं। इन नई सुविधाओं से लैस होकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान MK-1A का उत्पादन किया जाएगा और इसे समय पर भारतीय वायुसेना को उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्री सिंह ने यह भी बताया कि आज लिए गए निर्णय से हल्के लड़ाकू विमान इकोसिस्टम विस्तार और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विनिर्माण के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में शक्तिशाली बन रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण आत्मनिर्भर भारत पहल और तेज होगा तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन और रक्षा उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाला तेजस लड़ाकू विमान की खरीदारी से उससे संबद्ध लगभग 500 कंपनियों और उनके सहायक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के संकाय के लिए संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराने के लिए कोलैब कैट सॉफ्टवेयर कल शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजिटल डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डिजाइन पर सहयोग करने, भंडारण और विजुअलाइजेशन के लिए समान डिजाइन डेटा तक पहुंचने में मदद करेगा। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, CBSE और अटल इनोवेशन मिशन संयुक्त रूप से कोलैब 3D मॉडलिंग पर एक व्यापक ई-पुस्तक का विमोचन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कहा है कि कोलैब कैट सॉफ्टवेयर को समझने और उपयोग करने के लिए छात्रों और पेशेवरों का मार्गदर्शन करेगा। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं। प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केंद्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। आकाशवाणी केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे। प्रसार भारती ने कहा है कि वो 2021-22 के दौरान आकाशवाणी नेटवर्क को मजबूत करने की अपनी योजना के तहत देश भर में 100 से अधिक नए FM रेडियो ट्रांसमीटर लगाएगा। प्रसार भारती देश में डिजिटल टेरेस्ट्रियल रेडियो शुरू करने की योजना पर भी काम कर रहा है। कई शहरों और क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर इस तकनीक के माध्यम से श्रोताओं को आकाशवाणी के कुछ चुनिंदा चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। प्रसार भारती द्वारा FM रेडियो के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी विकल्पों के परीक्षण अंतिम चरण में है। देश में डिजिटल FM रेडियो प्रसारण के मानकों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 7 नए मंत्रियों को जगह मिली। राज्यपाल वजुभाई वाला ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में उमेश कट्टी, एस अंगारा, मुरुगेश निरानी, अरविंद लिम्बावली के अलावा विधान परिषद सदस्य आर शंकर, MTB नागराज तथा CP योगेश्वर शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने बेंगलुरु स्थित निजी कंपनी और अन्य कंपनियों के खिलाफ 200 करोड़ रुपए से अधिक का कथित नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। ये मामला 2017 और 2019 की अवधि के दौरान बेंगलुरु स्थित ऋण लेने वाली कंपनियों ने भारतीय बैंक और ई-विजया बैंक से मिलकर कंसोर्टियम लैंडिंग के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाकर बैंकों को धोखा दिया था।
आरोप लगाया गया है कि बैंकों से उच्च कार्यशील पूंजी की सीमा का लाभ उठाने के लिए ऋण लेने वाली कंपनियों ने अपना टर्नओवर बढ़ाकर बैंकों में गलत विवरण प्रस्तुत किया और बैंकों के धन को निकाल लिया। आज इन आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों पर बेंगलुरु और शूलगिरी कृष्णागिरी जिला तमिलनाडु में तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान कई दस्तावेजों में हेराफेरी करने के सबूत मिले हैं। केरल देश का 8वां राज्य बन गया है जिसने वित्त मंत्रालय द्वारा व्यापार सुगमता से जुड़े सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसके साथ ही राज्य ने खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए 2,373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की है। केरल के अलावा 7 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी इन सुधारों को लागू कर दिया है। स्मार्ट जलापूर्ति माप और निगरानी प्रणाली के विकास के लिए आईसीटी ग्रांड चैलेंज शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में 15 सितंबर 2020 को लागू किया गया था। वर्तमान में चयनित 10 आवेदक प्रोटोटाइपों का विकास कर रहे हैं। इस काम का मूल्यांकन जनवरी के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। बाद में उत्पाद विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ 4 तकनीकी आर्थिक रूप से सक्षम प्रोटोटाइपों का चयन किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस योजना के तहत किसानों को पिछले 5 वर्ष में 90,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लगभग 48,000 करोड़ रुपए के 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.51% हुई और फसल की कटाई के पर्व देश भर में हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.51% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 17,817 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,01,29,000 से अधिक हो गई है। इस समय केवल 2,14,507 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,968 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक इस संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या करीब 1,05,00,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड से 202 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक 1,51,529 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,36,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। देश भर में अब तक 18,34,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन खुराक के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव करने का सवाल ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कई ट्वीट में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुरूप कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके आवंटित किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि वैक्सीन खुराक की ये शुरुआती आपूर्ति है और आने वाले सप्ताहों में आवश्यकतानुसार टीके की और भी खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि टीके की खुराक की आपूर्ति के बारे में जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं वो निराधार हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उसने राज्यों को सलाह दी है कि वो 10% आरक्षित या खुराक हानि को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण अभियान शुरू करें। अभियान के दौरान प्रतिदिन लगभग 100 लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टीकाकरण कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। भारत बायोटेक ने कहा है कि देश के 11 शहरों में कोवैक्सीन की खेप आज पहुंचा दी गई है। कंपनी ने भारत सरकार को 16,50,000 खुराक उपलब्ध कराई है। भारत बायोटेक ने हैदराबाद में वक्तव्य में
कोविड-19 के टीके के विकास में सहयोग करने वाले सभी लोगों, परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों तथा राष्ट्र के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। कोवैक्सीन पूरी तरह देश में निर्मित कोविड टीका है, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान और भारत बायोटेक के सहयोग से हैदराबाद में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड का टीका आज अधिकांश प्रमुख शहरों में पहुंचा गया। इनमें कानपुर और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल हैं। कल टीकों की खेप लखनऊ पहुंचने के बाद इसे विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन बनाई गई। एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 9 स्थानों पर वैक्सीन को भेजा जा रहा है और 16 जनवरी से लक्षित समूह को वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश को 11 लाख वैक्सीन मिलनी है, जिनमें से 1,60,000 वैक्सीन की पहली खेप कल पहुंच गई। इस बीच एक लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में 24 घंटे के भीतर मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 500 से कम दर्ज की गई है। प्रदेश में इस समय 10,132 कोविड के मरीज हैं। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर भी बढ़कर 96.86% हो गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान में कोविड टीकाकरण के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज वहां टीके की 5,63,500 खुराकें पहुंच गईं। इनमें से 4,43,500 खुराकें कोविशील्ड वैक्सीन की हैं, जबकि 20,000 टीके कोवैक्सीन के हैं। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक आरसीएस डॉक्टर लक्ष्मण ओला ने बताया कि कल सुबह से सभी जिला मुख्यालयों पर वैक्सीन भेजने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को 161 स्थानों पर टीकाकरण का काम शुरू होगा, जिसमें 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इस बीच राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,000 से कम रह गई है। आज संक्रमण के 373 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से किसी भी जिले में एक दिन में 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। वहीं ज्यादातर जिलों में नए मामलों की संख्या 10 तक सीमित रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कोविशील्ड टीके की लगभग 94,000 खुराकें आज भोपाल हवाई अड्डे पर पहुंची। एक रिपोर्ट। भोपाल में आज 94,000 वैक्सीन प्राप्त हुई हैं, जिसे संभाग के 8 जिले बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा भेजा गया है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल आई कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया का निरीक्षण किलोल पार्क स्थित स्टेट वैक्सीन स्टोर पर किया। गुरुवार को ग्वालियर में भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में लगभग 5,06,000 से अधिक वैक्सीन प्राप्त हो रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक को कोवैक्सीन की 20,000 खेप जल्द ही मिलेंगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आज बेंगलुरु में पत्रकारों को बताया कि राज्य में पहली कोविशील्ड वैक्सीन की खेप के अलावा कोवैक्सीन की खेप भी भेजी जा रही है। कर्नाटक में अगले 2 महीने में 15,730 केंद्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों, 7,75,400 राज्य स्वास्थ्य कर्मियों और 2,580 सशस्त्र बल चिकित्सा कर्मियों को यह टीका लगाया जाएगा। सिक्किम में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण के पहले चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य कर्मियों को 180 और राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को 10,650 टीके लगाए जाएंगे। सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा में लगे 1,290 लोगों को भी इसी चरण में टीके दिए जाएंगे। मणिपुर में कोविड टीके की पहली खेप के रूप में कोविशील्ड की 54,000 खुराकें पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को मणिपुर के लोगों की जीवन रक्षा के लिए भेजे गए इस टीके के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8,476 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में 10 स्थानों पर टीका लगाया जाएगा। मिजोरम में 14,421 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण के लिए पंजीकरण कराया है। कुल स्वास्थ्य कर्मचारियों में से 14,107 राज्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और 314 केंद्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्य के स्वास्थ्य सचिव एच लालिंग मावाविया ने कहा कि राज्य सरकार इस महीने की 16 तारीख से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के पहले चरण के लिए तैयार है। वे टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं। मिजोरम में पहले से ही टीकाकरण के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पहुंच गई है। पोर्ट ब्लेयर स्थित जीबी पंत अस्पताल के केंद्रीय टीका भंडारण केंद्र में टीके को रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। पहले चरण में 4,687 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण का काम पोर्ट ब्लेयर के 2 स्थानों जीबी पंत
अस्पताल और आयुष अस्पताल में किया जाएगा। बाद में अन्य 6 स्थानों पर भी टीकाकरण होगा। देश में लॉकडाउन के समय से बंद केरल के सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जनवरी से मार्च तक मनोरंजन कर में छूट देने का निर्णय किया है। कोविड महामारी के दौरान पिछले वर्ष मार्च से बिजली अधिभार में 50% की छूट भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक दल चीन में कोविड संक्रमण के नए मामले मिलने के बीच कल वुहान पहुंचेगा, जहां इस महामारी की शुरुआत के बारे में तथ्यों का पता लगाया जाएगा। हमारे पेइचिंग संवाददाता के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि हुबेई प्रांत के केंद्र में स्थित वुहान पहुंचने पर दल के सदस्यों को क्वारंटीन किया जाएगा। स्वास्थ्य मिशन ने बताया कि चीन के मध्य भाग में कल कोविड संक्रमण के 115 नए मामले मिले, जो कई महीनों बाद सबसे अधिक संख्या है। इनमें से 107 लोग स्थानीय तौर पर संक्रमित हुए हैं। हेलोंगजियांग प्रांत में आज कोविड-19 आपातकाल घोषित किया गया। सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए वो अपने इलाकों में कार्य योजना 2021 के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करें। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और झारखंड के 4 जिलों में पक्षियों की अस्वाभाविक मौत के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राज्यों से स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के साथ तालमेल बनाकर काम करने को कहा गया है। मुर्गी फार्मों में विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है ताकि यहां संक्रमण न फैले, क्योंकि इससे मुर्गी पालकों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान की आशंका है। मंत्रालय ने कहा कि ये पता चला है कि बहुत से राज्यों में मुर्गियों और उनसे जुड़े उत्पादों के दूसरे राज्यों से आने पर रोक लगा दी गई है। मंत्रालय ने इस फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे मुर्गी पालन व्यवसाय पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी और पद्मश्री डी प्रकाश राव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डी प्रकाश राव द्वारा किया गया शानदार काम हमेशा लोगों को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रकाश राव ने शिक्षा को सही मायने में सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा। प्रधानमंत्री ने कुछ वर्ष पहले कटक में उनसे हुई मुलाकात को भी याद किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने शोक संदेश में कहा कि डी प्रकाश राव ने पिछड़ों और वंचितों के विकास के लिए बहुत काम किया। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी डी प्रकाश राव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। समूचे देश में फसलों की कटाई का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पंजाब में फसलों के त्योहार लोहड़ी के मौके पर उत्साह का माहौल है। नई फसल का स्वागत करने के लिए गन्ने के रस से बनी खीर का भी लोगों ने स्वाद लिया। लोहड़ी में गन्ने के उत्पादों जैसे गुड़ और गज्जक के अलावा मूंगफली का भी सेवन किया जाता है। शाम को शीतकाल को विदा करने के लिए अग्नि भी जलाई जाती है। एक रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इस समय सब जगह लोहड़ी जलाई जा रही है। लोग पूरे उत्साह और जोश के साथ बंटवारे से पहले के पंजाब के इस त्योहार को पूरे जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। लोगों को ढोल की थाप पर नाचते देखा जा सकता है। भंगड़े की हर जगह धूम है। हर कोई गच्चक, रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ से बने अन्य पदार्थों का आनंद ले रहा है, जो शाम को लोहड़ी जलाते समय पवित्र अग्नि को अर्पित किए गए। पंजाब में इस मौके पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तियां दी लोहड़ी की शुरुआत की, जो पूरा सप्ताह तक चलेगी। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में भी लोहड़ी मनाई गई। छात्राओं और नवजात बच्चियों को तोहफे के रूप में लोहड़ी दी गई। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। तेलंगाना में मकर संक्रांति का उत्सव आज भोगी के परंपरागत आयोजन के साथ शुरू हुआ। पुदुचेरी में 4 दिवसीय ये पर्व तमिल माह थाई के आरंभ के अवसर पर मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में 321 स्कूली बच्चे और 80 लोक कलाकार हिस्सा लेंगे। दिल्ली के 4 स्कूलों के बच्चे और पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि माउंट आबू पब्लिक स्कूल और विद्या भारती स्कूल दिल्ली का विषय है आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत का दृष्टिकोण। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के छात्र जिस विषय पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे वो है हम फिट तो इंडिया फिट। इसके अलावा डीटीईए सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के छात्र अपने पारंपरिक परिधानों में तमिलनाडु के लोक नृत्य दिखाएंगे। पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के 80 लोक कलाकार ओडिशा के कालाहांडी का लोक नृत्य बजासल पेश करेंगे। कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों और लोक कलाकारों की संख्या घटा दी गई है। पिछले साल के 600 से अधिक की तुलना में इस वर्ष 400 लोग ही कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली में राजपथ पर बांग्लादेशी सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी शामिल रहेगी। हमारे ढाका संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की सेनाओं के साथ बांग्लादेश का एक फौजी दस्ता भी राजपथ की परेड में शामिल होगा। परेड में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के फौजियों का एक दस्ता कल ढाका से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर से रवाना हुआ। 122 लोगों के इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग के द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के इतिहास में यह तीसरी बार है जब किसी दूसरे देश की सेना के जवान राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। यह विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी आजादी का 50वां वर्षगांठ मना रहा है। बांग्लादेश के इस सैन्य दस्ते में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के लोग शामिल हैं। इन रेजिमेंटों ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शानदार भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश इस वर्ष अपनी आजादी और भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। और अब अर्थ जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 25 अंकों का मामूली नुकसान दर्ज करता हुआ 49,492 पर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1 अंक की बढ़त से ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 14,565 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 108 रुपए सस्ता होकर 48,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य 10 सेंट बढ़कर $56.68 प्रति बैरल पर था। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह घनी धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। तापमान 21 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 24 डिग्री और 29 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में सुबह कोहरा या धुंध छाई रहेगी और बाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 14 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। गुवाहाटी में तड़के कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह में प्रख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने सत्यजीत रे की शताब्दी समारोह के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्मोत्सव 2019 के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में ये जानकारी दी थी। इस श्रद्धांजलि में फिल्मोत्सव के दौरान सत्यजीत रे की यादगार फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें पाथेर पांचाली, चारुलता, घरे बायरे, शतरंज के खिलाड़ी और सोनार केला शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को पिछले 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लगभग 48,000 करोड़ रुपए के 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.51% हुई और फसल की कटाई के पर्व देश भर में हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।